दूसरा भाग, स्वप्न। लेक्चर 5, कठिनाइयां और विषय पर आरंभिक विचार। एक दिन यह खोज हुई कि कुछ स्नायु रोगियों में दिखाई देने वाले रोग के लक्षणों का अर्थ होता है। इसी खोज पर इलाज का मनोविश्लेषण करना वाला तरीका आधारित किया गया है। इस इलाज में यह देखा गया कि रोगी अपने लक्षण बताते हुए अपने स्वप्नों की भी चर्चा करते हैं। इस पर यह संदेह पैदा हुआ कि इन स्वप्नों का भी अर्थ होता है, पर हम इस ऐतिहासिक रास्ते पर ना जाएंगे और इसे ठीक उल्टी दिशा से चलेंगे। हमारा ध्येय यह है कि स्नायु रोगों के अध्ययन की तैयारी के सिलसिले में स्वप्नों का अर्थ समझाया जाए। उल्टी प्रक्रिया अपनाने का कारण यह है कि स्वप्नों पर विचार करने से न केवल स्नायु रोगों पर विचार करने की सबसे अच्छी तैयारी हो सकती है, बल्कि स्वप्न अपने आप में स्नायु रोग का एक लक्षण है और इसके अलावा इसमें एक बड़ी भारी सुविधा है। यह सब स्वस्थ मनुष्यों में होता है। सच तो यह है कि यदि सब मनुष्य स्वस्थ होते और सिर्फ स्वप्न देखते तो हम उनके स्वप्नों से प्रायः यह सारा ज्ञान इकट्ठा कर सकते थे जो हमें यह स्नायु रोगों के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार स्वप्न मनोविश्लेषण संबंधी गवेषणा का विषय बन जाते हैं। ये भी गलतियों की तरह सामान्य और बहुत कम महत्व की घटना समझे जाते हैं, जिनका कोई व्यवहारिक महत्व नहीं दिखाई देता। और गलतियों की तरह इनमें भी यह विशेषता होती है कि ये भी स्वस्थ मनुष्यों में होते हैं, पर दूसरी दृष्टियों से अध्ययन की अवस्थाएं कुछ कम अनुकूल हैं। विज्ञान ने गलतियों की सिर्फ उपेक्षा की थी, लोगों ने उन पर बहुत सिर खपाई नहीं की थी, पर कम से कम इतना तो था कि उन पर विचार करना कोई बुराई की बात नहीं थी। लोग कहते थे कि और महत्वपूर्ण बातें करें। बातें तो हैं, पर संभव है इसका भी कुछ नतीजा निकल सके। परंतु स्वप्नों पर विचार करना न केवल अव्यवहारिक तथा अनावश्यक है, बल्कि निश्चित रूप से कलंक कारक है। इसके साथ अवैज्ञानिक होने का कलंक लगा हुआ है और संदेह होने लगता है कि खोज करने वाला रहस्यवाद की ओर झुकाव रखता है। कोई डॉक्टरी का विद्यार्थी स्वप्नों में सिर क्यों खपाए, जबकि स्नायु रोग शास्त्र और मनस चिकित्सा में इतनी भारी गंभीर बातें मौजूद हैं। सिर्फ जितनी बड़ी बड़ी गांठें मन के यंत्र को दबा रही हैं, रक्त स्राव है, जीर्ण पदार्थात्मक अवस्थाएं हैं जिनमें ऊतकों में होने वाले परिवर्तन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाए जा सकते हैं। नहीं, स्वप्न वैज्ञानिक गवेषणा के विषय होने की दृष्टि से बिल्कुल बेकार और तुच्छ है। एक और बात है जिसके कारण ठीक ठीक जांच के लिए आवश्यक परिस्थितियां नहीं मिल सकती। स्वप्नों की जांच पड़ताल में गवेषणा का विषय अर्थात स्वयं स्वप्न भी अनिश्चित है। उदाहरण के लिए भ्रम में स्पष्ट और निश्चित रूपरेखा होती है। आपका रोगी साफ शब्दों में कहता है, मैं चीन का सम्राट हूँ, पर स्वप्न इसका अधिकतर हिस्सा तो कहकर बताया ही नहीं जा सकता। जब कोई आदमी किसी को स्वप्न सुनाता है, तब इस बात की क्या गारंटी है कि उसने सही रूप में सुनाया है और उसे सुनाते हुए कुछ बदल नहीं दिया है, या अपनी याददाश्त धुंधली होने का उसका कुछ हिस्सा अपनी कल्पना से जोड़ने के लिए मजबूर नहीं हुआ है। अधिकतर स्वप्न जरा भी याद नहीं रहते और उनके छोटे मोटे हिस्से को छोड़कर बाकी सब कुछ भूल जाता है। और क्या कोई वैज्ञानिक मनोविज्ञान या रोगियों के इलाज का तरीका ऐसी सामग्री की बुनियाद पर खड़ा किया जा सकता है? किसी आलोचना में कुछ अतिशयोक्ति देखकर हमें संदेह पैदा हो जाता है। स्वप्न को वैज्ञानिक गवेषणा का विषय बनाने के विरोध में पेश की गई दलीलें साफ तौर से अति की सीमा तक पहुंचती हैं। तुच्छ होने के ऐतराज पर हम पहले गलतियों के सिलसिले में विचार कर चुके हैं और यह देख चुके हैं कि छोटे छोटे संकेतों से बड़ी बड़ी बातें प्रत्यक्ष हो सकती हैं। जहां तक स्वप्नों की अस्पष्टता का संबंध है, यह तो उसकी अन्य विशेषताओं की तरह एक विशेषता है। हमारे आदेश से वस्तुएं अपनी विशेषताएं नहीं बदल देंगी। इसके अलावा ऐसे स्वप्न भी होते हैं जो साफ और सुनिश्चित होते हैं। फिर मनस चिकित्सा संबंधी जांच पड़ताल के बहुत से दूसरे विषयों में भी यह अनिश्चितता वाली बात होती है। उदाहरण के लिए बहुत से रोगियों के मनोग्रस्तता वाले विचार पर फिर भी बहुत से प्रसिद्ध और अनुभवी मनस चिकित्सकों ने उनके अध्ययन में समय लगाया है। मैं आपके सामने इस तरह का वह केस रखूंगा जो डॉक्टर की दुकान करते हुए मेरे पास सबसे अंत में आया था।
वोगली ने अपनी अवस्था इन शब्दों में पेश की। मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे मैंने किसी जीवित प्राणी को, शायद किसी बच्चे को, नहीं, शायद कुत्ते को घायल कर दिया है, या घायल करने की इच्छा है, जैसे शायद मैंने उसे पुल से नीचे धकेल दिया या कुछ और किया है। स्वप्न की अनिश्चित याद से जो असुविधा होती है, उसे यह तय करके दूर किया जा सकता है कि जो कुछ स्वप्न देखने वाला सुनाता है ठीक वही स्वप्न माना जाए, और जो कुछ वह भूल गया है या याद करने के बीच में बदल गया है उसे छोड़ दिया जाए। अंत में आप इतनी आसानी से यह बात नहीं कह सकते कि स्वप्न महत्वहीन चीज है। हम अपनी निजी अनुभव से जानते हैं कि स्वप्न से हम जिस मानसिक अवस्था में जागते हैं वह सारे दिन बनी रहती है, और डॉक्टरों ने ऐसे रोगी देखे हैं जिनमें मानसिक रोग स्वप्न से शुरू हुआ, स्वप्न से उत्पन्न भ्रम जम गया। इसके अलावा ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में कहा जाता है कि उनमें महत्वपूर्ण कार्य करने के आवेग उनके स्वप्नों से ही पैदा हुए। इसलिए हम यह पूछना चाहते हैं कि वैज्ञानिक क्षेत्रों में स्वप्नों को हल्की नजर से देखने का असली कारण क्या है। मेरी राय में पहले उनका जो बहुत अधिक मूल्य आंका जाता था उनकी यह प्रतिक्रिया है। यह बात सब जानते हैं कि गुजरे हुए समय की घटनाओं को फिर से जोड़कर तैयार करना आसान काम नहीं है, पर हम यह निश्चिंत होकर मान सकते हैं, मजाक के लिए माफ करें, कि 3000 वर्ष और उससे भी अधिक समय पहले हमारे पूर्वज उसी तरह स्वप्न देखते थे जैसे हम आज देखते हैं। जहां तक हम जानते हैं सब प्राचीन जातियां स्वप्नों को बहुत अधिक महत्व देती थी और उनका व्यवहारिक मूल्य समझती थी। उन्हें उनसे भविष्य के लिए सूचनाएं मिलती थी और शकुन दिखाई देते थे। यूनानियों और पूर्वी देशों के अन्य निवासियों में उस जमाने में स्वप्न का अर्थ पढ़ने वाले के बिना कोई युद्ध करना उसी तरह असंभव था जैसे जासूसी के लिए शत्रु पक्ष में उतरने वाले सैनिकों के बिना आज यह असंभव है। जब सिकंदर महान ने अपनी दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया तब सबसे प्रसिद्ध स्वप्न शास्त्री उसके साथ थे। टायर नगर ने, जो उस समय द्वीप पर ही था, उसका इतना प्रबल मुकाबला किया कि वह घेरा उठाने का विचार करने लगा। पर उसे एक बात, एक सटायर, एक यूनानी देवता जिसके पूंछ और लंबे कान होते हैं, विजय हर्ष से नाचता हुआ दिखाई दिया। और जब उसने स्वप्न शास्त्रियों को अपना स्वप्न सुनाया तब उन्होंने कहा कि यह नगर पर आपकी विजय का सूचक है। उसने हमले का हुक्म दिया और तूफान की तरह टायर पर टूट पड़ा। एट्रस्कानों और रोमनों में भविष्य की सूचक दूसरी विधियां काम में लाई जाती थी, पर सारे यूनानी रोमन काल में स्वप्नों के निर्वचन अर्थ लगाने का चलन रहा और इसे बड़ी ऊंची नजर से देखा जाता था। इस विषय के साहित्य की कम से कम मुख्य पुस्तक डायोडस के आर्टेमिडोरस, जो सम्राट हैड्रियन के जमाने का बताया जाता है, द्वारा लिखित तो आज तक मिलती है। मैं यह नहीं बता सकता कि स्वप्न का अर्थ लगाने की कला का बाद में कैसे ह्रास हुआ और कैसे स्वप्नों को निंदनीय समझा जाने लगा। शिक्षा की तरक्की से इसका विशेष संबंध नहीं हो सकता। कोई मध्यकाल के अंधकारमय हालात उस समय से बहुत बुरे थे जब स्वप्नों का अर्थ लगाने की पुरानी परिपाटी लोगों ने श्रद्धा के साथ अपनाई हुई थी। यह बात सच है कि धीरे धीरे स्वप्न की दिलचस्पी अंधविश्वास के स्तर पर आ गई और वह अशिक्षितों में ही कायम रही। हमारे जमाने में भी स्वप्न का अर्थ लगाने की कला अपने सबसे घटिया रूप में मौजूद है, जिसे भाग्य के खेलों में इनाम दिलाने वाली संख्याएं स्वप्नों से जानने की कोशिश की जाती है। दूसरी ओर आज के यथार्थ विज्ञान ने स्वप्न पर बार बार विचार किया है और इसका एकमात्र उद्देश्य सदा शरीर विज्ञान संबंधी सिद्धांत पेश करना ही रहा है। डॉक्टरों ने स्वभावतः स्वप्न को कभी भी मानसिक प्रक्रम नहीं माना है। उन्होंने इसे शारीरिक उद्दीपनों की मानसिक अभिव्यक्ति ही माना है। बिन्य ने 1876 में कहा था, स्वप्न शारीरिक प्रक्रम है जो सदा बेकार और बहुत बार वस्तुतः विकृत तथा अस्वस्थ होता है। यह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें और विश्व, आत्मा व अमरता की धारणा में वही संबंध है जो नीले आकाश और गहरी झाड़ियों से भरी बेतेरी धरती में है। मौर्य ने सपनों की तुलना सट वाइटस के नाच के आवेशात्मक झटकों से की थी और स्वस्थ मनुष्य की सूत्रबद्ध चेष्टाओं से इसका भेद दिखाया है। पुराने जमाने में यह कहा जाता था कि स्वप्न की वस्तु उन ध्वनियों की तरह होगी जो किसी संगीत न जानने वाले के अपनी 10 उंगलियां बाजे पर एक साथ चलाने से पैदा होगी। निर्वचन का अर्थ है छिपे हुए अर्थ का पता लगाना, पर जब तक स्वप्न के बारे में ऐसा विचार बना हुआ है तब तक निर्वचन की कोशिश करने का कोई सवाल नहीं पैदा हो सकता। वुड जॉन्स और हाल के अन्य दार्शनिकों ने स्वप्नों का जो वर्णन किया है उसे देखिए। स्वप्नों की महत्वहीनता
बताने की दृष्टि से भी हमें यह बताकर संतुष्ट हो जाते हैं कि स्वप्न जीवन की जागृत विचार से कौन कौन भेद दिखाई देते हैं। उन्होंने साहचर्यों में संबंध सूत्र के अभाव, आलोचना शक्ति के प्रयोग में रुकावट, सब तरह के ज्ञान के विलोप और भीतरी कार्यों में कमी के अन्य संकेतों पर बल दिया है। स्वप्नों के बारे में हमारी यथार्थ विज्ञान ने हमारे ज्ञान को बढ़ाने में एक ही कीमती मदद की है, जिसके लिए हम उसके ऋणी हैं, और वह नींद के समय स्वप्न वस्तु पर शारीरिक उद्दीपकों की असर से संबंध रखती है। नॉर्वे के एक लेखक जे मॉर्टी बोर्ड ने, जिसका हाल ही में स्वर्गवास हुआ है, स्वप्नों की परीक्षणात्मक जांच पर 2 बड़ी पुस्तकें लिखी हैं। जर्मन में 1910 और 1912 में जिनके अनुवाद हुए थे, जो प्रायः सारी की सारी अंगों की स्थिति में परिवर्तन होने से उत्पन्न परिणामों से भरी पड़ी हैं। इन जांचों को स्वप्न के विषय में यथार्थ गवेषणा का आदर्श बताकर हमारे आगे पेश किया जाता है। अब क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि यदि यथार्थ विज्ञान को यह पता चले कि हम स्वप्नों का अर्थ जानने की कोशिश करना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वही प्रतिक्रिया होगी जो शायद पहले प्रकट की जा चुकी है, परंतु हम इस विचार से डरने वाले नहीं हैं। यदि यह संभव था कि गलतियों के पीछे कोई अर्थ हो, तो यह भी संभव है कि स्वप्नों के पीछे भी कोई अर्थ हो, और बहुत से उदाहरणों में गलतियों का ऐसा अर्थ होता है जो यथार्थ विज्ञान की गवेषणाओं से प्रकट नहीं हो सका। इसलिए हम प्राचीन लोगों और जनसाधारण की धारणा को अपनाकर पुराने जमाने के स्वप्न शास्त्रियों के पद चिन्हों पर चलेंगे। सबसे पहले इस कोशिश को शुरू करते हुए हमें अपने आधार बना लेने चाहिए और स्वप्नों के क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहिए। यथार्थता, स्वप्न क्या चीज है? एक वाक्य में इसकी परिभाषा करना कठिन है, पर हमें एक सबकी परिचित चीज की बात करनी है, इसीलिए परिभाषा के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। तो भी हमें स्वप्नों की सारभूत विशेषताएं छांटनी ही चाहिए। इन विशेषताओं का हम कैसे पता लगाएं? जिस क्षेत्र में हम घुस रहे हैं उसकी सीमाओं में जिधर भी चलो उधर भेद ही भेद है। हर चीज दूसरी से भिन्न है। जो चीज सब सपनों में साझी हो, संभवतः वही सारभूत चीज है। तो सब सपुर एक सामान्य विशेषता यह होगी कि हम स्वप्न देखते समय सोए रहते हैं। सीधी बात है, स्वप्न नींद के समय का मस्तिष्क का जीवन है। ऐसा जीवन है जिसमें हमारे जागृत जीवन से कुछ सादृश्य होते हैं और साथ ही उससे बहुत अधिक भिन्नता होती है। यह अरस्तु की परिभाषा है। शायद स्वप्न और नींद का एक दूसरे से इससे भी नजदीकी संबंध है। स्वप्न हमें जगा सकता है जब हम स्वतः जाग जाते हैं या नींद से बारात जागते हैं, तब प्रायः हम स्वप्न देखकर जागने के बीच की अवस्था प्रतीत होती है। इसलिए हमें नींद पर ही ध्यान देना होगा। तो नींद क्या है? यह एक कार्यकीय या जैविकीय समस्या है जिसके बारे में अभी बड़ा विवाद है। हम निश्चित उत्तर पर नहीं पहुंच सकते, पर मैं समझता हूं कि हम नींद की एक मनोवैज्ञानिक विशेषता बताने की कोशिश कर सकते हैं। नींद एक ऐसी अवस्था है जिसमें मैं बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखता और मैंने उससे अपनी सारी दिलचस्पी हटा ली है। मैं बाहरी दुनिया से हटकर और उससे पैदा होने वाले सब उद्दीपकों से विमुख होकर सोता हूँ। इसी तरह जब मैं इस दुनिया से थक जाता हूँ तब सो जाता हूँ। जब मैं सोने लगता हूँ तब इससे कहता हूँ मुझे शांति से रहने दो, क्योंकि मैं सोना चाहता हूँ। बच्चा इससे ठीक उल्टी बात करता है, मैं अभी नहीं सोऊंगा, मैं थका नहीं हूँ, मैं और खेलना चाहता हूँ। इस तरह नींद का जैविकीय उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ या ताजगी प्रतीत होता है और इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता बाहरी दुनिया में दिलचस्पी न रखना प्रतीत होती है। मालूम होता है कि जिस दुनिया में हम इतनी अनिच्छा से आए थे उससे हमारा संबंध तभी सहने योग्य होता है जब बीच बीच में हम इससे अलग होते रहते हैं। इसलिए हम कुछ समय बाद उस अवस्था में चले जाते हैं जिसमें हम दुनिया में आने से पहले थे, अर्थात हम गर्भावस्था के जीवन में आ जाते हैं। जैसे कहिए, पर हम बिल्कुल वैसी ही अवस्थाएं, गर्मी, अंधेरा और उद्दीपन का अभाव जो उस अवस्था की विशेषताएं हैं, लाना चाहते हैं।
हम में से कुछ लोग सिकोड़कर वैसे ही गेंद की तरह रोकते हैं जैसे गर्भावस्था में। ऐसा मालूम होता है कि जैसे हम लोग पूरी तरह इस दुनिया के नहीं हैं, बल्कि सिर्फ 2/3 अंश में इसके हैं। हमारा 1/3 भाग अभी बिल्कुल पैदा ही नहीं हुआ है। सवेरे हम हर बार जागने के समय मानो हम नया जन्म लेते हैं। सच बात तो यह है कि हम नींद से जागने की अवस्था को चर्चा इन्हीं शब्दों में कहते हैं। हम अनुभव करते हैं मानो हमारा नया जन्म हुआ है, और ऐसा कहते हुए नवजात शिशु के सामान्य संवेदनों के बारे में हमारा विचार शायद बिल्कुल गलत होता है। इसके विपरीत यह माना जा सकता है कि वह बहुत बेचैनी अनुभव करता है। फिर जन्म का उल्लेख करते हुए हम कहा करते हैं कि दिन का प्रकाश देखना। यदि नींद का यही स्वरूप है, तब तो स्वप्न इसके अंतर्गत जरा भी नहीं आते, बल्कि वे इसमें अप्रिय मेहमान से प्रतीत होते हैं। और सचमुच ही हम यह मानते हैं कि बिना स्वप्नों की नींद सबसे अच्छी और एकमात्र ठीक नींद है। नींद में कोई मानसिक कार्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा कार्य होता रहता है तो उतनी मात्रा तक हम प्रसव से पहली बारी सच्ची शांति की अवस्था में नहीं पहुंच सके हैं। हम मानसिक व्यापार के कुछ अंशों से पूरी तरह नहीं बच सके हैं, और स्वप्न की क्रिया इन अंशों है। इस अवस्था में सचमुच यही बात मालूम होती है कि स्वप्नों का कोई अर्थ होना आवश्यक नहीं है। गलतियों के बारे में स्थिति कुछ और थी, क्योंकि वे कम से कम जागने के जीवन में दिखाई देने वाली क्रियाएं तो थीं। पर यदि मैं सो जाता हूँ और मैंने मानसिक व्यापार को पूरी तरह बंद कर दिया है, सिवाय उन अंशों के जिन्हें मैं नहीं दबा सका, तो कुछ आवश्यक बात नहीं है उनका कोई अर्थ हो। सच तो यह है कि ऐसे किसी अर्थ का मैं कोई उपयोग भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा बाकी मन सोया पड़ा है। तब यह वस्तुतः सिर्फ बीच बीच में प्रबल हो जाने वाली प्रतिक्रियाओं का, ऐसी मानसिक घटनाओं का ही मामला रह जाता है जो शारीरिक उद्दीपन से पैदा होती हैं। इसलिए स्वप्न जागते हुए जीवन के मानसिक व्यापार के अवशेष हैं जो दिन को भंग करते हैं, और हमें इस तरह के विषय को, जो मनोविश्लेषण के काम के लिए बिल्कुल तैयार है, तुरंत छोड़ देने का पक्का इरादा कर लेना चाहिए। परंतु अनावश्यक या बेकार होते हुए भी स्वप्न होते तो हैं ही, और हम उनके अस्तित्व के कारण ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। मानसिक जीवन नींद में क्यों नहीं चला जाता? शायद इसकी कोई ऐसी चीज और मौजूद है जो मन को शांति से नहीं रहने देती। उद्दीपन इस पर क्रिया कर रहे हैं और इनसे वह अवश्य प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए स्वप्न नींद में मन पर क्रिया करने वाली उद्दीपकों पर मन की प्रतिक्रिया का प्रकार है। यहाँ हमें स्वप्नों को समझने के मार्ग की एक संभावना दिखाई देती है। अब हम विभिन्न स्वप्नों में यह ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि नींद भंग करने का यत्न करने वाले उद्दीपक कौन कौन से हैं, जिन पर होने वाली प्रतिक्रिया स्वप्नों का रूप लेती है। ऐसा करने पर सब स्वप्नों की पहली सामान्य विशेषता हमारे हाथ में आ जाएगी। क्या उनकी कोई और सामान्य विशेषता है? हाँ, एक और असंदिग्ध विशेषता है, पर फिर भी उसे पकड़ना और उसका वर्णन करना कठिन है। नींद में मानसिक प्रक्रमों का स्वरूप जागते समय के प्रक्रमों से बिल्कुल भिन्न होता है। स्वप्नों में बहुत से अनुभवों में से गुजरते हैं जिन पर हम पूरा विश्वास करते हैं, जबकि वास्तव में हम शायद एक ही नींद का बाधक उद्दीपक अनुभव करते हैं। हमारे अनुभव अधिकतर नेत्र गोचर या आंख से दिखने वाले प्रतिबिंबों के रूप में होते हैं। उनके साथ भावना और विचार भी मिले होते हैं, और अन्य ज्ञानेंद्रियां भी अपना कार्य करती हो सकती हैं, किंतु स्वप्नों का अधिकांश नेत्र गोचर प्रतिबिंबों का ही बना होता है। कोई स्वप्न सुनाने में कठिनाई का एक कारण यही होता है कि हमें इन प्रतिबिंबों को शब्दों के रूप में बदलना होता है। स्वप्न देखने वाला हमसे बहुत बार कहता है कि मैं इसकी तस्वीर बना सकता हूँ, पर मैं उसे शब्दों में कहना नहीं जानता। यह यथार्थता मानसिक क्षमता में कमी नहीं है, जैसी कि किसी दुर्बल मन वाले व्यक्ति और प्रतिभाशाली आदमी के अंतर में दिखाई देती है। यह अंतर कुछ गुणात्मक अंतर है, परंतु ठीक ठीक यह कहना कठिन है कि क्या अंतर है। G.T. फेकनर ने एक बार यह सुझाव रखा था कि जिस रंगमंच पर मस्तिष्क के भीतर स्वप्न का नाटक खेला जाता है, वह जागते समय के विचारों के जीवन के रंगमंच से भिन्न होता है। यह ऐसा कथन है जो सचमुच हमारी समझ में नहीं आता। न हमें यह पता चलता है कि यह हमें क्यों जतलाना चाहता है, पर इससे विचित्रता का यह प्रभाव सचमुच सूचित हो जाता है कि जो अधिकतर स्वप्नों से हमारे ऊपर पड़ता है,
दूसरे स्वप्न की क्रिया और संगीत से अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा वादन की तुलना यहाँ व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि पियानो पर अकस्मात उंगली लगने पर भी निश्चित रूप से वही स्वर बजेंगे, चाहे लय वे नहीं होंगी। स्वप्नों की इस दूसरी सामान्य विशेषता को हम सावधानी से अपने ध्यान में रखेंगे, चाहे हम इसे समझ ना सकें। क्या कोई और भी गुण सभी स्वप्नों में सामान्य रूप से होते हैं? मेरी समझ में कोई नहीं होता। जिधर देखता हूँ उधर ही मुझे उनमें अंतर दिखाई देते हैं, और अंतर भी हर बात में प्रतीत होने वाली अवधि में, सुनिश्चितता में, भावों के कार्य में, मन में, उनके स्थायित्व में इत्यादि में। पर किसी उद्दीपक दूर रखने के लिए किए जाने वाले बाध्यता कारक प्रयत्न में, जो मामूली भी है और बीच बीच में प्रबल भी हो उठता है, हमें स्वभावतः जिस चीज की आशा करनी चाहिए यह वास्तव में वह चीज नहीं है। लंबाई की दृष्टि से कुछ स्वप्न बहुत ही छोटे होते हैं, जिनमें सिर्फ एक प्रतिबिंब या बहुत थोड़े या एक ही विचार और कभी कभी तो एक ही शब्द होता है। कुछ स्वप्नों में वस्तु विशेष रूप से प्रबल होती है, अधिक होती है, एक पूरी कथा उनमें प्रदर्शित होती है और बहुत अधिक देर तक चलते रहे मालूम होती है। कुछ स्वप्न इतने स्पष्ट होते हैं कि जितने की वास्तविक अनुभव, यहाँ तक कि जागने के कुछ समय बाद तक हमें यह स्पष्ट नहीं होता कि वे स्वप्न ही थे। और कुछ स्वप्न बहुत ही हल्के, धुंधले और अस्पष्ट होते हैं। एक ही स्वप्न में कुछ हिस्से बहुत अधिक सजीव होते हैं और उनके बीच बीच में ऐसे अस्पष्ट अंश आते जाते हैं कि सारा ही प्रायः धोखा मालूम होता है। फिर कुछ स्वप्न सर्वथा सुसंगत या कम से कम सुसंबद्ध या समझदारी से भरे हुए या बहुत ही अधिक सुंदर होते हैं। कुछ स्वप्न मेरे जुड़े असंबद्ध, कमजोर दिखाई देने वाले, बेहूदे या प्रायः बिल्कुल पागलपन के होते हैं। कुछ स्वप्नों का हम पर कोई प्रभाव नहीं होता है और कुछ स्वप्नों में प्रत्येक भाव अनुभव होता है। इतना कष्ट होता है कि आंसू आ जाते हैं, इतना भय लगता है कि हम जाग जाते हैं, आश्चर्य होता है, आनंद होता है इत्यादि। बहुत से स्वप्न जागने के कुछ ही समय बाद भूल जाते हैं और कुछ सारे दिन याद रहते हैं और धीरे धीरे उनकी याद हल्की और अस्पष्ट होती जाती है। कुछ स्वप्न ऐसे सजीव रहते हैं जैसे कि बचपन के स्वप्न 30 साल बाद भी हमें इतने साफ रूप में याद रहते हैं जैसे वे हाल के ही अनुभव हैं। हो सकता है कि स्वप्न आदमियों की ही तरह एक बार दिखाई दें और फिर कभी नहीं लौटे, या कोई आदमी एक ही बात स्वप्न में उसी रूप या थोड़े बहुत भिन्न रूप में बार बार देखता रहे। संक्षेप में, मानसिक व्यापारी के ये अवशेष रात के समय अनंत घटनाओं के अधीश्वर होते हैं और ऐसी हर चीज पैदा कर सकते हैं जो दिन में मन पैदा कर सकता है। बस इतना ही है, यह कभी भी उनके समान यथार्थ नहीं होती। स्वप्नों की इन विविधताओं का कारण तलाश करने के लिए हम यह कल्पना कर सकते हैं कि वे सोने और जागने के बीच की विभिन्न अवस्थाओं, अधूरी नींद के विभिन्न स्तरों के सूचक है। ठीक है, पर तब मन जागने की अवस्था के जितना जितना पास पहुंचता जाए उतना उतना ही न केवल स्वप्न कृति के मूल्य, वस्तु और स्पष्टता में वृद्धि होनी चाहिए, बल्कि यह बोध भी बढ़ते जाना चाहिए कि यह एक स्वप्न है। और ऐसा ना होना चाहिए कि स्वप्न में एक स्पष्ट और समझ में आने वाले अंश के साथ साथ एक समझ में ना आने वाला या अस्पष्ट अंश हो और इसके बाद फिर कोई अच्छा अंश आ जाए। यह निश्चित है कि मन अपनी नींद की गहराई इतनी तेजी से नहीं बदल सकता, इसीलिए यह व्याख्या कुछ सहायक नहीं होती। सच बात तो यह है कि जवाब पाने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। फिर हम स्वप्न के अर्थ को छोड़ देंगे और इसके बदले स्वप्नों के साधारण अंश पर विचार करके उनके स्वरूप को अधिक अच्छी तरह समझने का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश करेंगे। स्वप्नों की नींद से जो संबंध है उससे हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि स्वप्न नींद खराब करने वाले उद्दीपनों की प्रतिक्रिया है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एकमात्र इसी प्रश्न पर यथार्थ प्रायोगिक मनोविज्ञान हमारी मदद कर सकता है। यह इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि नींद के समय जो उद्दीपक प्रभाव डालते हैं वे स्वप्नों में दिखाई देते हैं। इस विषय में बहुत सी जांच पड़ताल की गई है और उसकी पराकाष्ठा मोरी बोर्ड की जांच पड़ताल में हुई, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। हम लोग अपने कभी कभी के परीक्षणों से उनके परिणामों की पुष्टि कर सकते हैं। मैं आपको उनमें से शुरू के कुछ परीक्षण बताऊंगा। मौर्य ने एक परीक्षाएं स्वयं अपने ऊपर की थी। स्वप्न देखते हुए उसे कुछ यूडी कोलोन सुखा दिया गया, जिस पर उसने स्वप्न में देखा कि वह काहिरा में
जोहन मैरिया फेरिना की दुकान में है। और इसके बाद उसने कुछ पागलपन के साहसी कार्य किए। फिर किसी ने उसकी गर्दन पर जरा सा कुछ चुभो दिया और उसे पलस्तर लगाए जाने का और एक डॉक्टर का स्वप्न आया जिसने बचपन में उसका इलाज किया था। इसके बाद उन्होंने उसके माथे पर एक बूंद पानी डाला और वह तुरंत इटली पहुंच गया जहां वह पसीने पसीने हो रहा था और बीएटो की सफेद शराब पी रहा था। परीक्षण की अवस्थाओं में पैदा किए गए इन स्वप्नों के बारे में जो खास बात है वह उद्दीपक स्वप्नों की एक और श्रेणी में शायद और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी। ये 3 स्वप्न हैं जिनका एक कुशल प्रेक्षक हिल्डब्रार्ट ने वर्णन किया है और ये तीनों अलार्म घड़ी की ध्वनि की प्रतिक्रिया रूप हैं। बसंत ऋतु के एक प्रातः काल मैं घूमने जा रहा था और खेतों में से गुजर रहा हूँ जिनमें अभी हरियाली शुरू ही हुई है और पास के एक गांव में पहुंचता हूँ और देखता हूँ कि उसके बहुत सारे निवासी छुट्टी की पोशाकें पहने हुए चर्च जा रहे हैं और उनके हाथों में धार्मिक गीतों की पुस्तकें हैं। बेशक यह रविवार है और सुबह की प्रार्थना शुरू ही होने वाली है। मैं इसमें शामिल होने का निश्चय करता हूँ, पर क्योंकि मैं बहुत गर्म हो गया हूँ इसलिए यह सोचता हूँ कि मैं पहले चर्च के चारों ओर वाले आंगन में ठंडा हो लूँ। वहां कुछ कब्र लेखों को पढ़ते हुए मैं घंटा बजाने वाले आदमी को मीनार पर चढ़ता सुनता हूँ जहां अब बहुत ऊंचाई पर मुझे गांव का छोटा सा घंटा दिखलाई पड़ता है जो प्रार्थना शुरू होने का संकेत करेगा। कुछ समय और वह मौन रहता है, फिर झूलने लगता है और एकाएक एक साफ और कान बेधने वाले स्वर में घंटा बजने लगता है। उसकी ध्वनि इतनी साफ और बेधने वाली है कि मेरी नींद टूट जाती है, पर घंटे की ध्वनि अलार्म घड़ी से आ रही है। प्रतिबिंबों का एक और मेल है। यह शिशिर ऋतु का चमकीला दिन है और सड़कों पर बहुत बर्फ पड़ी है। मैंने बर्फबारी की यात्रा में शामिल होने का वचन दिया है। बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के बाद मुझे बताया जाता है कि बर्फबारी दरवाजे पर है। इसके बाद उसके अंदर बैठने की तैयारियां होती हैं। समूह का गलीचा बिछा दिया जाता है और मोजे लाए जाते हैं और अंत में मैं अपनी जगह बैठ जाता हूँ। पर अब भी कुछ देर है और घोड़े रवाना होने के लिए संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद लगामों को झटका दिया जाता है और छोटी छोटी घंटियां जो बुरी तरह हिल उठी हैं अपना परिचित संगीत इतने ऊंचे स्वर में शुरू कर देती हैं कि क्षण भर में स्वप्न का जाल टूट जाता है। यहाँ भी यह अलार्म घड़ी की तीखी आवाज के सिवा कुछ नहीं है। अब तीसरा उदाहरण लीजिए। मैं रसोई बनाने वाली नौकरानी को देखता हूँ जिसके पास एक दूसरी के ऊपर रखी हुई दर्जनों प्लेटें हैं। वह भोजन कक्ष के रास्ते पर जा रही है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि उसके हाथों में चीनी के बर्तनों का जो पिरामिड है वह दम से नीचे आने वाला है। मैं उसे चेतावनी देता हूँ, सावधान, तुम्हारी सारी प्लेटें जमीन पर गिर पड़ेंगी। मुझे वहीं सदा रहने वाला उत्तर मिलता है, हमें चीनी के बर्तनों को इस तरह ले जाने की आदत पड़ी हुई है, इत्यादि। उसके चेहरे पर उत्सुकता है। मैं उसके पीछे पीछे जाता हूँ। मैंने पहले ही सोचा था कि अगली बात यह होगी कि वह दहली पर ठोकर खाती है। चीनी के बर्तन गिर जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर फैल जाते हैं। लेकिन मैं शीघ्र ही जान जाता हूँ कि वह खत्म न होने वाली लंबी ध्वनि वास्तव में बर्तन टूटने की ध्वनि नहीं है, बल्कि अलार्म घर के नियमित बजने की आवाज है, जैसा कि अंत में जागने पर मैं देखता हूँ। यह स्वप्न बड़े सुंदर तथा बिल्कुल अर्थयुक्त है और ऐसे असंबद्ध नहीं है जैसे कि स्वप्न प्रायः होते हैं। इस आधार पर हमें उनसे कोई विवाद नहीं है। उन सब में सामान्य चीज यह है कि प्रत्येक अवस्था में स्थिति शोर से पैदा होती है और जागने पर स्वप्न देखने वाला पहचान लेता है कि यह अलार्म घर की आवाज है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वप्न कैसे पैदा होता है, पर यहाँ इससे कुछ अधिक बात दिखाई देती है। स्वप्न में घड़ी नहीं पहचानी जाती, वह इसमें दिखाई भी नहीं देती, पर घड़ी के शोर के स्थान पर दूसरा शोर आ जाता है जो उद्दीप नींद में गड़बड़ डालता है। उसका कुछ रूप बन जाता है, पर प्रत्येक उदाहरण में भिन्न रूप बनता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कोई उत्तर नहीं है। यह बिल्कुल मनमानी बात मालूम होती है, पर स्वप्न को समझने के लिए आवश्यक है कि हम इस बात का कारण बता सकें कि अलार्म घड़ी द्वारा पेश किए गए उद्दीपन से वही शोर क्यों बना, कोई और क्यों नहीं बना। इसी तरह हमें मौरी के परीक्षणों पर यह एतराज उठाना है कि यद्यपि यह स्पष्ट है कि सोने वाले पर प्रयुक्त उद्दीपक स्वप्न में अवश्य दिखाई देता है, पर उसके सोने पर प्रयुक्त उद्दीपक स्वप्न में अवश्य दिखाई देता है, पर उसके परीक्षणों से इस प्रश्न की व्याख्या नहीं होती कि वह ठीक उसी रूप में क्यों प्रकट
होता है, क्योंकि नींद बिगाड़ने वाले उद्दीपक की प्रकृति में से उस रूप की व्याख्या नहीं होती। और फिर मौर्य के परीक्षणों में उद्दीपक के सीधे परिणाम के साथ और बहुत सारी स्वप्न सामग्री थी, जैसे यूडिकोलोन वाले स्वप्न में पागलों के से साहसिक काम, जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता। अब आप यह समझ सकते हैं कि जो स्वप्न मनुष्य को जगा देते हैं, उनमें ही बाहरी नींद बिगाड़ने वाले उद्दीपकों के प्रभाव को जानने का सबसे अच्छा मौका है। दूसरे अधिकतर उदाहरणों में यह काम अधिक कठिन होता है। सब स्वप्नों में हमारी नींद नहीं खुलती, और यदि सवेरे हमें पिछली रात का स्वप्न याद है, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि शायद इसका कारण रात में क्रिया करने वाला नींद का विधातक उद्दीपक था। एक बार मुझे इस तरह के ध्वनि उद्दीपक की घटना बाद में स्थापित करने में सफलता हुई थी, पर इसका कारण उसकी विशेष परिस्थितियां थी। एक बार मैं टाइरोलीज पर्वत के किसी स्थान पर सवेरे जागा, तो मुझे यह ध्यान था कि मैंने स्वप्न में पोप के मर जाने की घटना देखी है। मैं अपने स्वप्न की कुछ भी व्याख्या ना कर सका, पर बाद में मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, क्या आपने आज बहुत सवेरे सब चर्चों और उपासना घरों में बजते हुए घंटों का भयंकर शोर सुना था? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना था। मेरी नींद बहुत गहरी होती है। पर उसके यह बताने से मैं अपना स्वप्न समझ गया। क्या यह हो सकता है कि इस तरह के उद्दीपक सोने वाले में स्वप्न पैदा कर दें और बाद में सोने वाले को सुनाई भी ना दें? हाँ, बहुत बार कर सकते हैं और बहुत बार नहीं भी कर सकते। यदि हमें उद्दीपक की कोई जानकारी ना मिल सके, तो हम इस विषय में निश्चित नहीं हो सकते। और इसके अलावा भी हमने नींद बिगाड़ने वाले बाहरी उद्दीपकों का कोई मूल्यांकन करना छोड़ दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनसे स्वप्न के एक बहुत छोटे से हिस्से की ही व्याख्या होती है, सारी स्वप्न प्रतिक्रिया की नहीं। इस कारण हमें इस सिद्धांत को पूरी तरह छोड़ देने की आवश्यकता नहीं। इसकी जांच करने का एक और तरीका भी हो सकता है। स्पष्ट है कि यह बात महत्वहीन है कि किस चीज से नींद बिगड़ती है और मन में स्वप्न पैदा होता है। यदि हमेशा यह जरूरी नहीं कि यह कोई बाहरी चीज ही हो जो किसी ज्ञानेंद्रिय पर उद्दीपन के रूप में क्रिया करती है, तो यह संभव है कि उसके बदले भीतरी अंगों में से कोई उद्दीपक क्रिया करता हो, जिसे कार्यिक उद्दीपक कहते हैं। यह कल्पना सत्य के बहुत नजदीक मालूम होती है और साथ ही स्वप्नों के पैदा होने के बारे में प्रचलित आम विचार से भी मेल खाती है, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि स्वप्न पेट से पैदा होते हैं। बदकिस्मती से यहाँ फिर हमें मानना होगा कि बहुत सारे उदाहरणों में रात के समय क्रियाशील कायिक उद्दीपन के विषय में जागने के बाद जानकारी नहीं मिल सकती, इस कारण इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। पर हम इस तथ्य को आंख से ओझल नहीं करेंगे कि बहुत से विश्वसनीय अनुभवों से इस विचार की पुष्टि होती है कि स्वप्न कायिक उद्दीपनों से उत्पन्न हो सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें कोई शक नहीं कि भीतरी अंगों की अवस्था का स्वप्नों पर प्रभाव पड़ता है। बहुत से स्वप्नों की वस्तु का मूत्राशय के भर जाने या जननेंद्रियों के उत्तेजन की अवस्था से संबंध इतना स्पष्ट है कि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं हो सकती। इन स्पष्ट उदाहरणों के बाद हम दूसरे उदाहरणों पर आते हैं, जिनमें यदि स्वप्नों की वस्तु के आधार पर फैसला किया जाए, तो कम से कम हमारा यह संदेह करना उचित है कि ऐसे कुछ कायिक उद्दीपन कार्य करते हैं, क्योंकि इस वस्तु में कुछ ऐसी चीज है जिसे इन उद्दीपनों का स्पष्ट रूप या निरूपण या निर्वचन माना जा सकता है। सरनर ने, जिसने स्वप्नों के बारे में खोज की थी, 1861 इस विचार का प्रबल समर्थन किया था। वह स्वप्नों का जन्म शारीरिक उद्दीपनों से मानता आया है और उसने इसके कुछ उत्तम उदाहरण दिए हैं। उदाहरण के लिए वह एक स्वप्न में देखता है कि दो पंक्तियों में सुंदर लड़के खड़े हैं, जिनके बाल सुंदर हैं और चेहरे नाजुक हैं। वे एक दूसरे को ललकार रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ रहे हैं और फिर छोड़कर अपने पहले वाले स्थानों में पहुंच जाते हैं, और फिर वही सारा क्रम शुरू हो जाता है। लड़कों की दो कतारों का अर्थ उसने दांतों की पंक्तियां बताया, जो अपने आप में तर्कसंगत है। तब इसकी पूरी तरह पुष्टि हुई मालूम होती है जब इस दृश्य के बाद स्वप्न देखने वाला अपने जबड़े में से एक लंबा दांत खींच लेता है। इसी प्रकार लंबे सकरे घुमावदार मार्गों का यह अर्थ कि वे आंतों में उत्पन्न उद्दीपन से पैदा हुए ठीक मालूम होता है, और सरनर के इस कथन की पुष्टि करता है कि स्वप्न मुख्यतः उस अंग का रूप
उस जैसे पदार्थों द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं जिससे उद्दीपन पैदा होता है। इसीलिए हमें यह मानने के लिए तैयार रहना चाहिए कि स्वप्नों में भीतरी उद्दीपक वही कार्य कर सकते हैं जो बाहरी उद्दीपक। बदकिस्मती से इस तथ्य के महत्व पर भी वे ही ऐतराज किए जा सकते हैं। बहुत सारे उदाहरणों में कायिक उद्दीपनों के कारण स्वप्न होने की बात अनिश्चित ही रहेगी या प्रमाणित नहीं की जा सकेगी। कुछ स्वप्नों में से ही यह संदेह पैदा होता है, सबसे नहीं, कि भीतरी अंगों से आने वाले उद्दीपनों का उन स्वप्नों के पैदा होने से कुछ संबंध है। और अप्रतिम बात यह है कि जैसे बाहरी संवेदनात्मक उद्दीपन से स्वप्न पर होने वाली उसकी सीधी प्रतिक्रिया की ही व्याख्या होती है, उसके और किसी अंश की नहीं। जैसे ही भीतरी कायिक उद्दीपन से भी और किसी बात की व्याख्या नहीं होती, स्वप्न के शेष सारे हिस्से के उद्गम का कुछ भी पता नहीं चलता। पर अब हमें स्वप्न जीवन की एक ऐसी विशेषता की ओर ध्यान देना है जो इन उद्दीपनों की क्रिया पर विचार करते समय सामने आती है। स्वप्न उद्दीपन को फिर वैसे का वैसा ही पेश नहीं करता, बल्कि उसे स्पष्ट करता है, बदलता है, एक सिलसिले में जमा कर देता है या उसके स्थान पर कोई और चीज ला रखता है। स्वप्न तंत्र का यह पहलू हमें अवश्य दिलचस्प लगेगा, क्योंकि संभव है कि हमें स्वप्न के सच्चे स्वरूप के अधिक नजदीक पहुंचा दे। मनुष्य के उत्पादन का क्षेत्र जरूरी तौर से उस वातावरण तक सीमित नहीं होता जिसमें वह किया जाता है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर का मैकबेथ उस राजा की गद्दी पर बैठने पर एक सामयिक नाटक के रूप में लिखा गया था, जिसे 3 राज्यों के राज मुकुटों को एक साथ धारण किया था। पर क्या यह ऐतिहासिक अवसर नाटक की सारी कथा वस्तु में व्यापक है या उसकी भव्यता और रहस्यमयता की व्याख्या करता है? शायद इसी तरह सोने वाले में क्रिया कर रहे बाहरी और भीतरी उद्दीपन स्वप्न के अवसर मात्र हैं और उनसे हमें उसके सच्चे स्वरूप का दर्शन नहीं होता। सब स्वप्नों में मिलने वाली दूसरी बात अर्थात मानसिक जीवन में उनकी विशेषता या विलक्षणता को एक ओर तो पकड़ना बड़ा कठिन है और दूसरी ओर इससे आगे जांच पड़ताल के लिए कोई रास्ता मिलता नहीं मालूम होता। स्वप्नों में हमारे अधिकतर अनुभव नेत्र गोचर प्रतिबिंबों के रूप में होते हैं। क्या उद्दीपकों से इसकी व्याख्या की जा सकती है? क्या वास्तव में हम उद्दीपकों को ही अनुभव करते हैं? यदि ऐसा है तो अनुभव नेत्र गोचर अर्थात आंख से ग्रहण किया जाने वाला क्यों होता है, जबकि ऐसा बहुत ही कम उदाहरणों में हो सकता है कि हमारी आंख पर किसी उद्दीपक ने क्रिया की हो? अथवा क्या यह सिद्ध किया जा सकता है कि जब हम बोलने का स्वप्न देखते हैं तब कोई बातचीत या बातचीत से मिलती जुलती ध्वनि हमारे कानों में पड़ी होती है? मैं बिना किसी दुविधा के इसे असंभव कहता हूँ। अब यदि हम स्वप्नों की सामान्य विशेषताओं से विचार सुन करके और आगे नहीं बढ़ सकते, तो आइए अब उनकी भिन्नताओं पर विचार करने की कोशिश करें। प्रायः स्वप्न अर्थहीन, मिले जुले, खिचड़ी से और बेतुके होते हैं, पर फिर भी कुछ स्वप्न समझदारी वाले, संयत और तर्क संगत होते हैं। यह देखना चाहिए कि ये समझदारी वाले स्वप्न उन स्वप्नों को स्पष्ट करने में हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं या नहीं जो अर्थहीन है। मैं आपको सबसे ताजा तर्क संगत स्वप्न सुनाऊंगा जो मुझे एक नौजवान ने सुनाया है। मैं कॉर्नटन्स स्ट्रॉसेस में घूमने गया और वहाँ एक महाशय से मिला। कुछ देर उसका साथ देने के बाद मैं एक चाय घर में गया। 2 महिला और एक सज्जन और मेरी मेज पर बैठ गए। पहले मैं परेशान हुआ और मैंने उनकी ओर ना देखा, पर बाद में मैंने उनकी ओर नजर डाली और देखा भी बहुत अच्छे थे। इस पर स्वप्न देखने वाले ने यह बताया कि पिछली शाम को सचमुच कॉर्नटर्नर स्ट्रॉसेस में था, जो उसका आमतौर से जाने का रास्ता है, घूम रहा था और वहाँ वह उस महाशय से मिला था। स्वप्न का दूसरा हिस्सा किसी बात का सीधा स्मरण नहीं था, पर कुछ समय पहले की एक घटना से थोड़ा मिलता जुलता था। अब एक और सादा स्वप्न देखिए जो एक महिला का है। उसका पति उसे कहता है, क्या तुम्हारी राय में हमें पियानो की ट्यूनिंग नहीं करा लेनी चाहिए? और वह उत्तर देती है, बिल्कुल बेकार है, क्योंकि चाबियों पर नया चमड़ा लगना जरूरी है। यह स्वप्न उस बातचीत की आवृत्ति है जो उसके और उसके पति में स्वप्न से पहले दिन लगभग इन्हीं शब्दों में हुई थी। तो इन 2 भावनाहीन स्वप्नों से हमें क्या पता चलता है? सिर्फ इतना ही कि उनमें दैनिक जीवन की या उससे संबंधित बातों की स्मृतियां होती हैं। यदि यह बात निरपवाद रूप से सब स्वप्नों के बारे में कही जा सकती तो वह भी कुछ महत्व की होती, पर इसका कोई सवाल ही नहीं है। यह विशेषता भी बहुत ही थोड़े स्वप्नों में होती है।
अधिकतर स्वप्नों में पहले दिन की बातों से कोई संबंध नहीं होता और अर्थहीन तथा बेतुके सपनों पर भी इससे कोई रोशनी नहीं पड़ती। हम इतना ही जानते हैं कि हमारे सामने एक नई समस्या आ गई है। इतना ही नहीं, हम स्वप्न का अर्थ जानना चाहते हैं, बल्कि यदि वह स्पष्ट हो कि जैसा कि हमारे उदाहरणों में है, तो हम यह भी जानना चाहते हैं जो बात हमें मालूम है और हाल में ही हमारे साथ हुई है, उसे हम किस कारण और किस उद्देश्य से स्वप्न में दोहराते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक हमने जिस तरह की कोशिशें की हैं, उन्हें आगे जारी रखने से जैसे मैं ऊब गया हूँ, वैसे ही आप भी ऊब गए होंगे। इससे यही प्रकट होता है कि अधिक से अधिक दिलचस्पी होने पर भी हम किसी समस्या को तब तक हल नहीं कर सकते जब तक हमारे सामने समाधान पर पहुँचने के लिए अपनाए जाने वाले रास्ते की कुछ कल्पना ना हो। अब तक हमें वह रास्ता नहीं मिला। प्रायोगिक मनोविज्ञान ने इस दिशा में सिर्फ इतना ही किया है कि स्वप्नों के पैदा होने में उद्दीपनों के महत्व के विषय में बहुत कीमती जानकारी दी है। दर्शन से हमें कुछ आशा नहीं करते, वह तो बड़प्पन दिखाता हुआ यही बात दोहरा सकता है कि हमारा उद्देश्य बौद्धिक दृष्टि से तिरस्कार योग्य है और रहस्यमय विज्ञानों से हम कोई बात लेना ही नहीं चाहते। इतिहास और जनता के फैसले से हमें पता चलता है कि स्वप्नों का अर्थ और महत्व होता है और वे भविष्य के सूचक होते हैं, पर इस बात को स्वीकार करना कठिन है और निश्चित ही इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमारे पहले प्रयत्न पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। पर अचानक ही ऐसी दिशा से एक संकेत मिलता है जिसकी ओर हमने आज तक ध्यान नहीं दिया। बोलचाल की भाषा जो निश्चित रूप से अचानक नहीं बन गई, बल्कि मानो प्राचीन ज्ञान का खजाना है, पर इस बात को बहुत दूर न देना चाहिए। हमारी भाषा एक ऐसी चीज का अस्तित्व मानती है जिसे हमने दिवा स्वप्नों का नाम दे रखा है। यह नाम ही विचित्र ही है। दिवा स्वप्न कल्पना होते हैं, कल्पना से उत्पन्न होते हैं। वे आमतौर से होते रहते हैं और रोगियों की तरह स्वस्थ व्यक्तियों में भी दिखाई देते हैं और उनका अध्ययन भी माध्यम पात्र द्वारा स्वयं आसानी से किया जा सकता है। इन कल्पनाओं से उत्पन्न सृष्टियों के बारे में सबसे विचित्र बात यह है कि उन्हें दिवा स्वप्नों का नाम दिया गया है, क्योंकि उनमें स्वप्नों की दो व्यापक विशेषताओं में से कोई भी बात नहीं है। उनके नाम से ही स्पष्ट है कि नींद से उनका कोई संबंध नहीं है, और जहाँ तक दूसरी व्यापक विशेषता का संबंध है, उनमें कोई अनुभव या मतिभ्रम भी नहीं होता। सिर्फ इतना होता है कि हम कुछ बातों की कल्पना कर लेते हैं। हम जानते हैं कि वे कल्पना से पैदा होते हैं, कि हम नहीं देख रहे बल्कि सोच रहे हैं। ये दिवा स्वप्न वय संधि अर्थात जवानी के शुरू में या बचपन के अंत में दिखाई देते हैं और पक्की उम्र होने तक बने रहते हैं। पक्की उम्र में या तो वे छूट जाते हैं या जीवन भर साथ रहते हैं। इन कल्पना सृष्टियों की वस्तु एक बहुत सूक्ष्म प्रेरक कारण से उत्पन्न होती है। ऐसे दृश्य या घटनाएं उनकी प्रेरक होती हैं जो या तो आकांक्षा की अहंकार मूलक लालसाओं को या सत्ता की लिप्सा को अथवा पात्र की कामुक इच्छाओं को तृप्त करती हैं। नौजवानों में आकांक्षा से पूर्ण कल्पनाएं मुख्य होती हैं। स्त्रियों में जिनकी आकांक्षाएं प्रेम संबंधी सफलता पर केंद्रित होती हैं, कामुक कल्पनाएं मुख्य होती हैं। पर पुरुषों में भी कामुक भावना प्रायः छिपी हुई देखी जा सकती है। वास्तव में उनके सारे वीरता के कार्यों और सफलताओं का एकमात्र आशय स्त्रियों का हृदय जीतना होता है। अन्य दृष्टियों से इन दिवा स्वप्नों में बड़ी भिन्नता होती है और उनका अंत भी भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। या तो वे सब कुछ समय बाद छूट जाते हैं और उनके स्थान पर कोई नया स्वप्न आ जाता है, अथवा वे बने रहते हैं और उनके चारों ओर लंबी लंबी कहानियां लिपट जाती हैं और उन्हें जीवन की बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल बना दिया जाता है। वे जमाने के साथ आगे बढ़ते जाते हैं और उन पर मानो डेट स्टैम्प या तारीख की मोहरें रखती जाती हैं, जिनसे नई नई स्थिति के असर का पता चलता है। वे काव्य रचना का उपादान बन जाते हैं, क्योंकि लेखक अपने दिवा स्वप्नों का रूप बदल कर या उन्हें छोटा बड़ा करके उनमें से ही वे स्थितियां पैदा करता है जो वह अपनी कहानियों, उपन्यासों और नाटकों के रूप में पेश करता है। पर दिवा स्वप्न का नायक सदा माध्यम पात्र स्वयं होता है। वह या तो प्रत्यक्ष रूप में कल्पित होता है या किसी और के साथ प्रायः एक रूप हो जाता है। शायद दिवा स्वप्नों का यह नाम पड़ने के कारण उनका यथार्थता से स्वप्न जैसा संबंध होता है। इससे यह बात सूचित होती है कि उनकी वस्तु को उसी तरह यथार्थ नहीं माना जा सकता जिस तरह स्वप्न की वस्तु को। पर यह भी संभव है कि उन्हें स्वप्न की किसी ऐसी मानसिक विशेषता के कारण स्वप्न शब्द से पुकारा जाता गया हो जिसे हम अभी नहीं जानते।
पर जिसे खोजने की हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि नाम के सादृश्य को हमारा महत्वपूर्ण समझना बिल्कुल गलत हो। इस प्रश्न का उत्तर बाद में ही दिया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर स्वप्न।